गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट बीएससी। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था कि हम मंथली करंट अफेयर्स हम लेके आएंगे। ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके एपीपीएससी, एपीएसएसबी और दूसरे जो भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हर दिन का या महीने का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम लाए हैं ये सीरीज जिसमें हम हर महीने का करंट अफेयर्स अराउंड 100 एमसीक्यूज हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास है वो जनवरी 2025 के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे टीजीटी और पीजीटी को बैचेस को जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो स्टूडेंट्स नाहरलगुन और ईटानगर में टीजीटी और पीजीटी के बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जनवरी 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as 11th chairman of ISRO? Options: V. Narayanan, S. Somnath, M. Radhakrishnan, D. Sanjay Kumar. ओके, आंसर्स आपको अगर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वी नारायणन। ठीक है, इसका आंसर है वी नारायणन। क्लियर? तो चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। V. Narayanan, rocket scientist and aerospace engineer, also become Secretary of Department of Space, replaced S. Somnath, जो पहले चेयरमैन थे। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका फाउंडिंग ईयर 1969 है। हेडक्वार्टर्स जो कि बैंगलोर में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इस पेरेंट इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे स्टैटिक जीके में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ईयर भी पूछ सकते हैं और साथ में आपके ये, क्योंकि इसरो से बहुत बार पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एपीएसएसबी के एग्जाम्स में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ऑप्शंस आपके थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एंड सिक्स्थ। देखिए, जो ग्लोबल फायर पावर वाला जो मैटर है ये बोला गया है आर्मी के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये आर्मी के रिलेटेड है। तो इंडिया इंडियन जो आर्मी है उसकी रैंकिंग ग्लोबली क्या है वो बताया गया है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ रैंकिंग है। देखिए, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया रैंक ग्लोबली जो है वो फोर्थ है। क्लियर है? फर्स्ट में जो है वो यूएस है, सेकंड जो नंबर है वो है आपका रशिया, थर्ड जो है वो चाइना है और फोर्थ में जैसे कि हमने बताया ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, which are the first two Indian cities to be recognized as wetland cities? ठीक है, तो कौन से दो वेटलैंड सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है? ठीक है, इंडिया के कौन से दो सिटीज हैं जिसको वेटलैंड सिटीज रिकॉग्नाइज किया गया है? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट इंदौर एंड उदयपुर, बी जयपुर एंड भोपाल, सी चेन्नई एंड हैदराबाद, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता एंड पुणे। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और उदयपुर ये आपका राजस्थान में है। इसको वेटलैंड सिटीज घोषणा किया गया। ठीक है, देखिए, तो इंदौर मध्य प्रदेश एंड उदयपुर राजस्थान, फर्स्ट टू सिटीज इंडियन सिटीज recognized as wetland cities under Ramsar Convention. Now total number of accredited
वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन कितने हैं? 74 हैं ग्लोबली। क्लियर है? तो आपको याद रखना है टोटल कितने हैं ग्लोबली? 74 हैं। और आपको ये भी याद रखना है फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी भी हो जाता है। ठीक है, ये क्लीनेस्ट सिटी है इन इंडिया में, सबसे साफ सुथरा क्लीनेस्ट सिटी, वो 7th कंसेक्यूटिव ईयर जीता है इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025? ऑप्शन से आपके एम्यूनल मैक्रॉन, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी ऋषि सुनाक, या फिर ऑप्शन डी प्रभो सुबियांतो। तो अगर हम बात करें चीफ गेस्ट 2025 रिपब्लिक डे की, तो आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोवो सुबियांतो। ठीक है, देखिए 76 जो रिपब्लिक डे परेड हुआ उसमें प्रोवो सुबियांतो को क्या किया गया था? प्रेसिडेंट चुना गया था, सॉरी चीफ गेस्ट चुना गया था, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है। ठीक है, थीम क्या है इसका? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिपब्लिक डे जो है हर साल आपको बताइए 26 जनवरी को पालन होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो केम इनटू फोर्स, वो इफेक्टुएट हुआ था, मतलब ये स्टार्ट हुआ था। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि 26 नवंबर 1950 सॉरी 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो इन दोनों नंबर ईयर्स को आपको याद रखने हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 इसमें हमारा संविधान जो था अडॉप्ट हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये केम इनटू इफेक्ट या केम इनटू फोर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट वन बेस्ट टैबलर अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025? तो 2025 में सबसे बेस्ट जो झांकियां होती है, टैबलॉय जो होते हैं, किसको फर्स्ट प्राइज मिला है? ऑप्शंस आपके उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। आंसर क्या होगा? आपको अगर आंसर्स पता हो तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर है, टैबलॉय जो है इसको फर्स्ट मिला था। ठीक है, फर्स्ट हुआ था। देखिए, बेस्ट स्टेट टैबलॉय अवार्ड जो है वो यूपी को मिला है। ठीक है, इसका जो थीम था वो महाकुंभ, महाकुंभ 2025 है। ठीक है, कुंभ जो होता है, आज इस साल महाकुंभ हुआ था, आपको याद ही होगा, उसमें कई एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी, एक्सीडेंट एक हो गया था। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये हमारे 26 जनवरी 2025 का ये क्या था? ये थीम था। ठीक है, फर्स्ट जो हुए हैं वो है उत्तर प्रदेश, उसका जो टैबला है, लेकिन उसके सेकंड अगर पोजीशन में बात करें तो त्रिपुरा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड हुए हैं। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑप्शंस राफेल नाडल, जेनिक सिन्हा, रिंकी हिजकाता, या फिर मेदवेदेव। इसका क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जेनिंग सिनर है। ठीक है, जेनिंग सिनर इसका आंसर। ओके, जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ओके, चलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं इसमें। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेन सिंगल में जो जेनिक सिन्हा है इटाली से, और डिफीटेड अलेक्जेंडर जेप्रेव जो जर्मनी से है। वुमेन्स में सिंगल अगर बात करें, वुमेन सिंगल टाइटल, तो उसमें मेडिसन कीज
इन्होंने जीता है, आप फोटो देख सकते हैं, पिक्चर। हाँ, ये है, तो यूएसए से, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है इनका, ठीक है। डिफीटेड आरेना सबेलेंका, बेलारूस से है, ठीक। तो हमको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि आपको अगर मेन सिंगल भी है तो आपको वुमेन सिंगल्स भी याद रखने होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? ऑप्शंस: प्रगति, शून्य, वायु, ऊर्जा। आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, शून्य। ठीक है, ये पहला इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। देखिए, ठीक है, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी, अनवेल्ड बाय सरला एविएशन, बैंगलोर बेस्ड कंपनी। इसका नाम क्या है? शून्य है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? ऑप्शंस आपके: बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये आपके वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए, ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। लोकेशन आपका पंचेत हिल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेक्स्ट चले। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2025 खो खो वर्ल्ड कप? ऑप्शंस: पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान। तो 2025 खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता? आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया ने। ठीक है, ये किसके साथ हुआ था? वर्सेस किसके अगेंस्ट में है? नेपाल को हराया गया। ठीक है, ठीक है, नेपाल को हराया गया था। क्लियर? तो इंडिया और इंडिया के मेन वुमेन जो टीम है, दोनों ने ही क्या किया? दोनों ही जीते हैं इस साल। ठीक है, क्लियर है? खो खो वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस नेपाल हुआ था, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। विच टीम वन द टाइटल ऑफ 78th 2024-25 संतोष ट्रॉफी? ऑप्शन है आपके: मेघालय, उत्तराखंड, सर्विस, वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस बार संतोष ट्रॉफी जो है वो क्या है? वेस्ट बंगाल ने जीता है। चलिए देखिए, 2023-24 संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और चैंपियंस रहे हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, रनर अप जो है वो केरला है। और बेस्ट प्लेयर, टॉप गोल स्कोरर जो है रॉबी हंसदा। ठीक है, रॉबी हंसदा है बेस्ट गोल स्कोरर। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? 2, 3, 4, 5। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जो बहुत फेमस एक हॉकी प्लेयर थे, तो उनके नाम से ही ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ऐसे उनके नाम से ही रखा गया है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने पर्सनालिटीज को ये अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा 4। ठीक है, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 एट द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। और ये हर साल मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो अनाउंस करता है।
ठीक है। और ये देता कौन है? हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है एट प्रेसिडेंट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है, उन्होंने ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन में जो पर्सनालिटीज हैं उनको दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब हाईएस्ट जो प्राइज है वो है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो गुकेश, डी गुकेश जो है, चेस में जिस रिसेंटली जिन्होंने बहुत बहुत नाम किया था वो। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक, और मनु बेकर शूटिंग में रिसेंटली उनको ब्रॉन्ज मिला था, आपको याद होगा, तो रिसेंटली उन्होंने खेला भी था। ठीक है, तो बहुत फेमस हुई थी, तो ये आपको याद रखने हैं ये नाम। ठीक है, अब अर्जुन अवार्ड जो है वो सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है जिसमें 34 विनर्स थे। ठीक है, और आपका एक और आ जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड जो सिर्फ कोचेस के लिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये द्रोणाचार्य वाला याद रखिएगा। द्रोणाचार्य किसके लिए दिया जाता है? कोच के लिए। द्रोणाचार्य जो खुद ही कोच थे उन्हीं के नाम से द्रोणाचार्य अवार्ड रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, जैसे सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे, संदीप संगवान, है ना, ये सारे क्या है, मौलाना अबुल कलाम जो आजाद जो ट्रॉफी 2024 के विनर जो हैं वो आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखने होंगे। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। हु लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? ऑप्शन है आपके, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, या फिर सेबी। आंसर क्या है आपके? ऑप्शन सी, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है, इन्होंने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये लॉन्च किया है। द रिपोर्ट इवेल्युएट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ 18 मेजर स्टेट्स यूजिंग 5 की फैक्टर्स। कौन कौन से? स्पेंडिंग क्वालिटी, रेवेन्यू कलेक्शन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डेप्ट लेवल, एंड डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है, नीति आयोग जो कि पहले जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन नाम था, और ये 15 मार्च 1950 को ये बना था। ठीक है, भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका काम क्या है? 5 ईयर प्लान को 5 ईयर प्लान को क्या करना है, इसको ड्राफ्ट करने का काम है। ठीक है, 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करने का काम है प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद यही प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो जाता है और हो जाता है नीति आयोग। क्लियर हुआ? नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को बना था। अब हमारा जो ये प्लानिंग कमीशन है, जो मतलब 5 ईयर प्लान को बनाता है, इसको ड्राफ्ट करता है, आपको याद रखना होगा। एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, वो है कि प्लानिंग कमीशन जैसे कि अभी नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया नीति आयोग, और 1 जनवरी 2015, और रिसेंटली आपके एग्जाम में भी आ चुका है, तो आपको ये डेट, मंथ, ईयर सब याद रखने हैं। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या करता है, 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसको अप्रूव करने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है। ठीक है, और ये 1952 को बना है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपके आ चुका है एग्जाम में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी आ सकता है। तो जो भी प्लानिंग कमीशन बनाता है पेपर्स, उसको अप्रूव करने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है, जो कि 1952 में बना था। क्लियर है? ओके, तो आपको बस डेट याद नहीं रहता है, मत याद रखिए, बस 1950 को याद रखिएगा, तब भी चलेगा। ये क्लास, हाँ हाँ हाँ, डेली क्लास करवाएंगे आपसे, ये डेली ही चलेगा अभी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी एपीएसएसबी के या फिर दूसरे टीजीटी पीजी जितने भी क्लासेस हैं उनके क्लासेस रेगुलर बेस मतलब होने वाले हैं, तो अभी क्या है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगे। ठीक है, साथ में आपके जो एमसीक्यूज भी है ना, मैं जीएस का वो भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस पीवाईक्यूज जो है वो करवाऊंगा।
तो उससे क्या होगा, ऑफलाइन में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो हमारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं जिन्होंने, जो भी टीचर्स के आप कर रहे हैं, वो तो आपको करवा रही हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना से कुछ नहीं होगा, आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो मैं वो भी करवा दूंगा आपको। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, तो एक फिक्स टाइमिंग रख देंगे। एंड वेरी सॉरी, आज का एक्चुअली टाइमिंग फर्स्ट मतलब 1 बजे था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिले हो गया। ओके, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा था। ओके, तो चलिए इसको याद रखिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में था मैंने बताया, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग से ना आपके लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये याद रखना है। तो फिजिकल जो हेल्थ इंडेक्स है वो नीति आयोग लॉन्च करता है, और जिसमें वो देखता है कि भाई कौन से स्टेट्स हैं वो कितना क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कितने हो रहे हैं, फाइनेंशियल उनके डिसिप्लिन, मतलब फाइनेंशियली वो कितना डिसिप्लिन है, डेप्थ लेवल कितना है, मतलब उधार उधार कितना लेकर रखा हुआ है। ये क्योंकि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उधार लेते हैं, फिर हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब से हम उधार लेते हैं। ठीक है, तो उधार लेके रख देते हैं, तो वो कितने उधार में है, वो सब लोन हम रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके इसको सब देखकर ही हम एक मतलब नीति आयोग क्या करती है, वो एक लिस्ट बनाती है, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है आपका उड़ीसा, सेकंड में छत्तीसगढ़, फिर गोवा, गुजरात। आप बस उड़ीसा को याद रखिए तो भी चलेगा। तो उड़ीसा जो है ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में से आ गई है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट। हु वॉज रिसेंटली सोन इन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो अभी पूछा गया है कि ये, अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज पूछा गया है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का जज अभी रिसेंटली कौन हायर हुआ है, ठीक है, कौन किसको बनाया गया है? अभय ओका, कृष्णन विनोद चंद्रन, पंकज मित्तल या संजय कारो। आंसर कोई आंसर बताइए, आपको अगर आंसर पता है तो जरूर बताइए। ऑप्शंस, आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, ये रहा, ये रहे वो। ठीक है, ओके। साथ में आपको ये भी याद रखना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है ना, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो अगर आपको जज बनना है, अगर जज बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको किसी भी हाई कोर्ट में फॉर 5 इयर्स आपको काम करना होगा एज अ चीफ जस्टिस, उसके बाद ही आप जज बन सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो कुछ रूल्स हैं और इम्पोर्टेंट भी है। पहला है कि आपको किसी भी हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का जो भी है, उनका आपको जज बनना होगा। ठीक है, फॉर द 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स होने चाहिए। दूसरा है कि या फिर 10 इयर्स के लिए आपको एज अ एडवोकेट काम करना होगा किसी भी कोर्ट में। ठीक है, या फिर आपको, अगर वो भी ना हो, तो आप क्या हो सकते हैं, आप एक जूरिस्ट हो सकते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट। और जूरिस्ट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक है, इन तीनों में से एक। तो कृष्णा विनोद जो चंद्रन है, ये पटना हाई कोर्ट के पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नाउ टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 34 याद रखिएगा ये वाला। और चीफ जस्टिस का नाम ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम क्या है, संजीव खन्ना। इनको भी याद रखिए। ठीक है, ये फोटो संजीव खन्ना की नहीं है, ये फोटो है कृष्ण विनोद चंद्रन की है, इनकी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या है, बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं बेसिकली सारे आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। और आर्टिकल 124 में आपके क्या है, सुप्रीम कोर्ट बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ है। तो आर्टिकल भी याद रखिए। आपने रिसेंटली टीसीएल का अगर एग्जाम दिया होगा कि उसमें करंट, सॉरी, उसमें आपके आर्टिकल्स पूछे गए हैं पॉलिटी से। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के रिलेटेड ही आर्टिकल पूछे गए थे, तो आपको थोड़ा सा ये सब आर्टिकल्स भी याद करना होगा, याद रहना होगा। तो इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया, ऐड किया गया। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2025? ऑप्शंस, वेनम, मुफासा, लायन किंग, ओपेनहाइमर या फिर डी द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, आंसर्स देते रहिए साथ साथ, अगर आपको आंसर्स पता हो। कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्राई कीजिए, है ना। तो थोड़ा सा जितना ट्राई करेंगे उतना इजी भी होगा आपके लिए। गुड, स्पिरिट ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल।
द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट जो है वो आपके इस साल जो है वो आपको क्या है, उसको बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ठीक है, 2025। तो ये जो है 82nd एडिशन है, और इसमें बेस्ट फिल्म जो हुआ है, अगर बात करें म्यूजिकल और कॉमेडी, वो है उसमें किसको मिला है? एमिलिया परेज को। ठीक है। और बेस्ट एक्टर जो है एड्रियन ब्रूडी फॉर ब्रूटलिस्ट, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है फर्नांडा टोरेस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको, ये देखिए। तो ये वाली मूवी है द ब्रूटलिस्ट। इसको अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में फर्स्ट प्राइज मिला है। ठीक है, ये विनर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से एक, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। हु वन द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? ऑप्शन सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हर्षदीप सिंह, या फिर हार्दिक पांड्या। तो आईसीसी मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन जल्दी से, आंसर होगा हर्षदीप सिंह है। ठीक है, देखिए। ओके, तो आपको याद रखना है, देखिए सिर्फ मेल याद रखने से नहीं होगा। अ, हाँ सही है। ओके, बिल्कुल सही होगा आंसर। देखिए सिर्फ आपको, जस्ट देखिए, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर अगर बात करें तो उसमें होगा आपका हर्षदीप सिंह। ठीक है, अगर वुमन की बात करें तो वो है एमिलिया केर। तो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये है एमिलिया केर जो न्यूजीलैंड से है। ठीक है, और आईसीसी मेन T20 टीम ऑफ द ईयर एक टीम बनाई गई थी आईसीसी, उसमें रोहित शर्मा जो कैप्टन थे, और वही क्या है, ये टीम ऑफ द ईयर बने थे। ठीक है, क्लियर है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो मेल्स है ना, उनके नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मेल क्रिकेटर, फीमेल के वुमेन जो क्रिकेटर है उनमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल को जनरली आपको याद रहता है, तो कभी भी क्वेश्चंस घुमा दे सकते हैं, क्योंकि हमें अर्शदीप सिंह ये सब याद रहेंगे क्योंकि मेल है। क्योंकि फीमेल्स लेकिन जो है ना वो थोड़े से, देखिए अमेलिया केर है, अब कितने लोगों को पता है, लेकिन इनका नाम तो हमें पता ही होगा ना, ये जो क्रिकेटर है, ये तो हम देखते हैं क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड की प्लेयर है, कितने लोगों को पता है? तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमें पता ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या बोला गया है, ओडीआई बोला गया है। ठीक है, इससे पहले जो था उसमें बोला क्या गया है, T20। ठीक है, वो T20 था। क्लियर है, वो T20 था। ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, एलसी पेरी, बेथ मुनी, या फिर स्मृति मंदाना। ऑप्शन क्या होगा आंसर? हम्म, आपका ऑप्शन डी है, स्मृति मंदाना। ठीक है, ये ओडीआई वाला है, ओडीआई क्रिकेट है। वो पहले जो था वो T20 में था। जो अमेलिया केयर न्यूजीलैंड की है, वो आपके क्या है, वो T20 वाले हैं। ठीक है, ये ओडीआई है। क्लियर है, नेक्स्ट। कपाट एंड चल बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कपाट और चल बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हम्म, ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, केरला। तो कपाट और चल बीचेस जो है वो केरला में है। ठीक है, और इन्हें रिसेंटली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको ब्लू सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। क्लियर है, अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, कि जो भी बीचेस हैं जो साफ सुथरे हैं, ठीक है, मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन है, और टूरिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट
एक डेस्टिनेशन हो जाते हैं तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ना, ये आपके जो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये डेनमार्क में है। ठीक है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो कपाट बीच जो कि कोझिकोड, छल बीच, कन्नौर, ये सब क्या है, ये आपके केरला में है। ठीक है, वाई न्यूज रिसेंटली गिवन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इंडिया टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस जो हैं वो टोटल कितने हैं, 13 है। नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ होता है। नहीं पता। तो ये आपके क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो उसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2025? ऑप्शंस, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 31 जनवरी या फिर 24 जनवरी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका 26 जनवरी। ठीक है, हर साल क्या है, लेप्रोसी डे 26 जनवरी ही पालन किया जाता है। एक्चुअली इसका डे जो है लास्ट संडे ऑफ जनवरी होता है हर साल। लास्ट जनवरी जो होती है, जो सर लास्ट जो संडे होती है जनवरी की, उसमें पालन किया जाता है, उसमें ये होता है। ठीक है, थीम जो है वो है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है और इसको आपको याद रखना है। ये कौन सा वाला, ये बैक्टीरिया वाला आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि लेप्रोसी जो है वो कुष्ठ रोग बोलते हैं, जिसमें क्या हो जाता है कि स्किन डिजीज होता है, आपके स्किन जो है वो खराब हो जाते हैं, वो फटने लग जाते हैं, जलन होती है बहुत ज्यादा, तो स्किन डिजीज है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो ये भी आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री साइंटिफिक नेम है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये जो डेट है वो फिक्स नहीं है, ये लास्ट जो संडे होगा उसमें किया जाता है। 26 जनवरी है, लेकिन वो फिर कभी भी चेंज हो सकता है, नेक्स्ट ईयर फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जनवरी का जो लास्ट संडे है उसी संडे में ये क्या करते हैं हम लोग, उसको पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम फ्लैग्ड ऑफ बाय राजनाथ सिंह? ठीक है, बैटल फील्ड की सर्विलेंस के लिए, क्या क्या बॉर्डर्स की चेकिंग के लिए, उस पर नजर रखने के लिए एक राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक नया विजिलेंस सिस्टम या एक लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके, विजिल, शक्ति, अग्नि, संजय। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी संजय है। ठीक है, सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन, एक्सक्यूज मी, system developed by Indian Army and Bharat Electronics Limited will Sanjay an automated battlefield surveillance system that collects data from ground and aerial sensors. Purpose क्या है, to monitor the vast land borders. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। When is National Voters Day is celebrated every year? 24th January, 25th January, 26 जैन या फिर 27 जनवरी। आंसर क्या होगा, हाँ ठीक है बिल्कुल, 25 जनवरी जो है वो है आपका नेशनल वोटर्स डे हर साल। हाँ गुड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बी होगा आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, गुड, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बी होगा आंसर, 25 जनवरी होगा। ठीक है, तो इसका थीम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि थीम थीमेटिक भी है। तो अभी क्या है कि एग्जाम्स में थीम भी आ रहे हैं, तो कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि सब पहले आपके उतने पॉलिटी से
आर्टिकल्स नहीं आते थे पर अब आने लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा थीम भी याद रखना पड़ेगा, तो कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो थीम देखिए क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो आपको ऐसे चार ऑप्शन दे दिए कि भाई विच इज व्हाट इज द थीम ऑफ वोटर्स डे 2025, और चार ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन में नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर अगर है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, इलेक्शन कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और आर्टिकल 324 में है ये, तो आर्टिकल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। स्टैब्लिश कब हुआ था, 25 जनवरी 1950, इसीलिए 25 जनवरी आंसर। ठीक है, थ्री इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसका टेन्योर होता है 6 साल, 6 ईयर्स। ठीक है, और 65 ईयर्स, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, ये है। क्लियर हो गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, तो अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लीजिए। हम्म, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अ, कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, जैसे हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो आपको ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, याद याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जो है ये न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। बाकी जो दो है अदर इलेक्शन कमिश्नर, उनको याद ना रखे तो भी चलेगा। पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, वेयर वॉज द फिफ्थ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? ऑप्शंस, davos, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका davos में। ठीक है, ये आपका davos में, ऑप्शन नहीं, हाँ सही है, ये आपका davos में है। ठीक है, चलिए, कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज, ये थीम है इसका। ठीक है, कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। पीडीएफ में, हाँ हमको मिल जाएगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, मैं वो ग्रुप में आपके जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें मिल जाएगा। ये पूरा बनाए इसलिए कि आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर दें, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, और साथ में इसको हम क्या है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये आपको मिल जाएगा, मैं ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, हेल्ड एट देवोस स्विट्जरलैंड, ये कहाँ पर है, हुआ था आज, इस बार देवोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1971 में। हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में, कोलोगनी में। ठीक है, फाउंडर कौन है, क्लॉस। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसरो हैज बीन सक्सेसफुली germinated black eye pea lobia seeds in which environment, on earth, in space, on the moon, on mars? आंसर्स, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हम्म, बिल्कुल, ये हुआ था आपका इन स्पेस में। ठीक है, स्पेस में हुआ था, मैं दिखाता हूँ पिक्चर, ये देखिए, इसरो सक्सेसफुली जर्मिनेटेड लोबिया। ठीक है, ये लोबिया जो है ये जर्मिनेट किया गया है। ठीक है, ये कहां पर है इसके सीड्स, इसमें स्पेस में किया गया है, एज अ पार्ट ऑफ इट कॉम्बैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, क्रॉप्स मॉड्यूल डेवलप्ड बाय इसरो टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस अंडर
माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी में जहाँ ग्रेविटी बहुत कम है, ऐसे में क्या प्लांट जर्मिनेट हो सकते हैं, इसको रिसर्च करने के पर्पस पे ये बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये तो आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 14th जनवरी, 15th जैन, 16th जनवरी या फिर 17th जनवरी? बाकी ट्राई कर सकते हैं, आंसर्स क्या होगा बताइए। इंडियन आर्मी डे कब ये पालन, कब होता है इसका? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 15th जनवरी। ठीक है, देखिए आपको इसके साथ साथ ना कुछ और भी याद रखने हैं। कौन से? जैसे ये हो गया इंडियन एयरफोर्स डे जो कि 8 अक्टूबर को है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। 15th को आपको जो होता है कि वो तो आर्मी डे है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर इंपॉर्टेंट, देन इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अभी ध्यान से सुनिए कि ये 15th जनवरी को ही क्यों पालन होता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल M. K. M. करियप्पा was the first Indian who became the head of the Indian Armed Forces। तो उनके अ, जब वो हुए थे करियप्पा, तब 15th जनवरी, इसीलिए 15th जैन को ही क्या मनाया जाता है आपका आर्मी डे। ठीक है, ओके। थीम क्या है 2025 का आर्मी डे का? समर्थ भारत सक्षम सेना। तो इसका थीम इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी क्या पता आ जाए। तो केपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी, इंडियन आर्मी का इस साल का 2025 का थीम है। ठीक है, अच्छा। 1 अप्रैल 1895 अंडर ब्रिटिश रूल, ये आपको याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। पर आपको जो जो याद रखने, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ये याद रखना है, और ये वाला, ये दोनों, एयरफोर्स डे और नेवी डे। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन डेथ ड्यू टू H5N1 बर्ड फ्लू रिकॉर्डेड? ऑप्शंस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। आंसर्स जल्दी से, बाकी। ओके, तो आंसर होगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H5N1 बर्ड फ्लू इन लुसियाना, यूएसए। क्लियर है? तो H5N1 जो बर्ड फ्लू में है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, और that primarily infect birds but can also infect humans। तो H1N1 वायरस ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है, और H5N1 जो वायरस है वो बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। H1N1 स्वाइन फ्लू है, और H5N1 वो बर्ड फ्लू है। ठीक है, बीच में जो कुछ साल पहले H5N1 मतलब बर्ड फ्लू का बहुत बहुत भारी, मतलब इंडिया में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, जिसमें चिकन के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे, बिक नहीं रहे थे, तो बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल टॉर्च ऑफ 38th नेशनल गेम्स? आपके ऑप्शन है क्या है? उज्ज्वला, तेजस्वनी, सुदर्शन, ऑप्शन डी अग्निपथ। आंसर बताते जाइए जल्दी से, अगर आंसर पता है तो। क्या होगा, जल्दी। आंसर है तेजस्वनी है। ठीक है, ऑफिशियल टॉर्च बियरर जो है वो तेजस्वनी है। देखिए, पहला क्या है आपका, 38 नेशनल गेम्स में होस्ट जो स्टेट है वो उत्तराखंड है। मैस्कॉट जो है माउली है, इंस्पायर्ड बाय मोनल, एक स्टेट बर्ड ऑफ
उत्तराखंड है ये। ठीक है, टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ। हाँ, तो ये होगा आपका तेजस्वनी है। ठीक है, ये जो है टॉर्च, ये तेजस्वनी है, और ये वो मैस्कट है, मौली। मौली जो है मैस्कट है। तो आपको याद रखना है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। आप, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ज्यादा, ये मैस्कॉट जो है वो बहुत पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि मैस्कॉट आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मौली जो है वो मैस्कॉट है आपका। नेक्स्ट है। ओके, देखिए, इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज built on sea is located in which state? केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। आंसर्स जल्दी से, आंसर्स बताइए, जल्दी से आंसर्स बताइए। इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज, जल्दी। कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए बाकी स्टूडेंट्स। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी। हाँ, स्पिरिट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल सही है, बी होगा, तमिलनाडु है। पिक्चर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था, और इस तरीके से, ठीक है। ओके, फर्स्ट ग्लास जो ग्लास ब्रिज है, वो ये है, तमिलनाडु में है। ठीक है, देखा, फोटो देख लिया आपने। नेक्स्ट चले। विच स्टेट इज द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ ग्रीन डोमेस्टिक, सॉरी, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी? ऑप्शंस आपके क्या हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। ये थोड़ा सा आ, थोड़ा सा आपका, थोड़ा टफ है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है। तो आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, छत्तीसगढ़। तो क्या है जीडीपी? आपको पता होगा कि जीडीपी हर साल, जो आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इंपॉर्टेंट भी है, शायद ये आपका क्वेश्चन आया था, ये शायद टीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया जीडीपी के रिलेटेड। तो वो जीडीपी क्या है, एक हर साल, एक 1 ईयर का एक क्या हो जाता है उसमें, इंडिया में जैसे कोई भी देश में क्या हो जाता है, उसमें कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वो हो जाता है, वो कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्रीन जीडीपी क्या है? एनवायरमेंटली एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब इसी में अगर हम एनवायरमेंट को ऐड कर दे, तो वो हो जाता है आपका ग्रीन जीडीपी। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन, जितना खत्म हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। ठीक है, हाँ सही है, छत्तीसगढ़ है, एक बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन, जो है वैल्यू लॉस ड्यू टू ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन मतलब होता है वैल्यू लॉस फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, पेड़ वेड़ काटने की वजह से। यूट्यूब में, ओके, यूट्यूब में भी करवाएंगे बाद में, अभी तो फिलहाल इसी में हो रहा है, आज इसमें देख लीजिए, बाद में हम लोग यूट्यूब में भी अगर होता है यूट्यूब में करवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। विच इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, या फिर आईआईटी कानपुर। ठीक है, क्या होगा आंसर?
आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन। बिल्कुल। ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास है। ठीक है। ये विस्तार क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है विद द हेल्प विद द कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास। ठीक है। विस्तार क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसका एम क्या है, टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन। डिजिटल बनाने का ये प्रोग्राम है। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ 12,000 स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो विस्तार जो है वो आईआईटी क्या था, मद्रास के साथ इंडियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने कोलैब किया है। नेक्स्ट आते हैं। ओके। Who became the youngest female to conquer the highest peak on each of the seven continent? काम्या कार्तिकेय, प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, या फिर बालावत पूर्णा। जल्दी से आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। तो आंसर होगा हाँ, ऑप्शन ए है, गुड। रेली तालम और क्या है, स्पिरिट होप, बिल्कुल सही है। रोनी काकून, हाँ बिल्कुल सही है, ए है। ये इसका आंसर ए होगा, करेक्ट। चलिए। काम्या कार्तिकेयन है, जिन्होंने क्या किया, जो 7 कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं उनको कॉन्कर किए हैं। हाँ बिल्कुल सही, ए होगा। ताचाई वंगपन, हाँ बिल्कुल ए होगा आंसर। ठीक है। तो काम्या के जो कार्तिकेयन है, उन्होंने क्या किया है, अ, जो ये यंगेस्ट फीमेल बनी है, ठीक है, उन्होंने सब जगह पर 7 कॉन्टिनेंट कैप्चर किए, पर याद, कैप्चर नहीं मतलब ये चढ़ाई की उन्होंने। ठीक है। अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, बचेंद्री पाल का नाम है, बचेंद्री पाल से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बचेंद्री पाल से आपको कुछ नाम याद आ रहा होगा, बचेंद्री पाल। ये कौन थी, ये इंडियन फर्स्ट फीमेल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, है ना। ये फर्स्ट फीमेल है, बचेंद्री पाल जो है ये फर्स्ट फीमेल है। क्लियर। ये फोटो देख लेते हैं हमारे काम्या कार्तिकेयन की। ठीक है। मात्र 17 साल के, 17 ईयर्स ओल्ड, यंगेस्ट फीमेल वर्ल्ड की। ठीक है। फ्रॉम मुंबई। तो उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट के जितने भी सारे पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स, उनको क्या किया, कॉन्कर कर लिया। तो पहला देखिए इसमें हमारा ये जो है एशिया, माउंट एवरेस्ट, नेपाल। इसमें बछेंद्री पाल, जो हमने भी बताया, ये इन्होंने किया था। पर ये 17 साल की, 17 ईयर्स की कामाख्या कार्तिकेयन जो है, इन्होंने क्या किया है, 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक कॉन्कर कर लिए। बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन से, एक बार देख लें इसको। पहला क्या है, यूरोप है, माउंट किलिमांजरो। फिर है यूरोप में माउंट एल्बरस। फिर ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसिगोजो। फिर साउथ अमेरिका में माउंट एकंगुआ। और नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली। एशिया में जो है माउंट एवरेस्ट, और अंटार्कटिका में माउंट विंसन। मुझे आप बता सकते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट का जो पीक है, मतलब जो ये सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, आप मुझे बस बताइए कि इसका हाइट कितना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस एपीएसएसबी में आ चुका है शायद ये। मुझे कोई बता सकता है इसका हाइट कितना है? ये रिसेंटली 2020 में शायद बढ़ा भी है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बता सकता है इसका हाइट कितना होगा? अच्छा, तो मैं बता देता हूँ, रुकिए। इसका जो हाइट है वो है 8848। ठीक है, 8848, हाँ हाँ, 8,000 प्लस, लेकिन एग्जैक्टली 8848, ठीक है, मीटर है। और अब ये .484 या 48 ऐसा समथिंग कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार देख लीजिए, 48 समथिंग कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पॉइंट थोड़ा सा बड़ा था ये। ठीक है, 2020 में थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ी थी। तो 8848 है, मीटर है, हाँ एकदम, आर्सन फ्लैग, बिल्कुल बिल्कुल। ये 8848 है, हाँ बिल्कुल, गुड। जंग, वंश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 8848 है, गुड।
पर उसका हाइट थोड़ा सा बड़ा है, एग्जैक्टली इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, पॉइंट समथिंग कुछ है, कुछ बड़ा है इसका हाइट। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8848 को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जाए। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पेज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट है, इसमें जो बाकी जो है हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है जनवरी के, तो ये चलता रहेगा सीरीज। तो आज के लिए ये, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, आज हमने लेट स्टार्ट कर दिया था तो इसी वजह से। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन जो है, ओशन एनोक्सिक इवेंट 1A occurred during which geological period? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। क्रिटेशियस, जोरासिक, ट्रायसिक या पर्मियन? तो ओशन एनोजिक इवेंट 1A ये क्या है, बाद में बात करते हैं। पहले मुझे बताइए कौन से पीरियड में हुआ था, ये जियोलॉजिकल पीरियड है, ज्योग्राफी में आपका ये आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिटासियस। ठीक है, ये क्रिटासियस है, ऑप्शन ए। चलिए, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। ओके, न्यूज में क्या है देखिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। Why News recently study published in Science Advances provided timing and duration of Ocean Anoxic Event 1A by studying prehistoric rocks fossil from Mount Ashibetsu, Japan. Okay. OAE 1A ये क्या है? Occurred during Cretaceous period, करीब 145, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ए क्रिटेशियस होगा आंसर, बिल्कुल। 145 years ago, million years ago ये हुआ था, क्या हुआ था? when earth's ocean became depleted of oxygen, ऑक्सीजन कम हो गया था अचानक से। तो उसके बाद क्या हुआ? मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, क्योंकि जब भी हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। ठीक है, इन द ओशन CO2 बहुत बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होना मतलब आपका क्या हो जाता है? गर्मी बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर से एक नया वीडियो, मतलब नए क्लास में आपके इसको कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम 1 PM तक ये स्टार्ट कर देंगे हम, मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, जो भी टाइमिंग होगा हम जल्दी करवा देंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा डिले हो गया था, वेरी सॉरी फॉर दैट। और बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं जनवरी के कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद से हम नेक्स्ट जो फरवरी के भी जो MCQs हैं वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, कोई भी सजेशंस हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, क्वेरी हो, तो जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। और जो जो TGT PGT वाले हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो भी हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे APPSSB और APPSC के बैचेस रनिंग चल रहे हैं। मैं मिलूंगा कल आपको फिर से, टाइम मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका PDF में आपको मिल जाएगा, हाँ इसका PDF जो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नए वीडियो में जिसमें हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद।